Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. So today we are going to discuss about the history of clinical psychology के clinical psychology की brief history सारी क्या थी। तो ब्रीफ हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं 1800s में बिगनिंग थी, और बिगनिंग में हम देखते हैं ग्रीक फ़िलासफ़र्स को ही। ग्रीक फ़िलासफ़र्स ही अपनी फ़िलासफ़ीज़ प्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और इलनेसेस। उसके बाद फिर हम देखते हैं मुस्लिम इरा, मॉडर्न इरा 1900 टू 1990, और इसी तरह वो फिर चलता है 1919 तक, मॉडर्न इरा और मुस्लिम इरा। आफ्टर डैट फिर हमारे पास आते हैं 1920 से ऑनवर्ड, जिसमें हम देखते हैं वर्ल्ड वार्स, बिटवीन द वार्स पीस को कहते हैं। और वर्ल्ड वार्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन आया था साइकोलॉजी की फील्ड में। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1940s में, 1940s जो से वो प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, कार्ल रॉजर्स, पी.एफ. स्किनर, और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन लोगों ने साइकोथेरेपी का कॉन्सेप्ट को मज़ीद मैच्योर किया और एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपी आज न्यू इरा के लिए प्रेजेंट की, और मज़ीद उन साइकोथेरेपीज़ में वर्क हो रहा है, और मज़ीद न्यू अप्रोचेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हैं हिस्ट्री एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स के कुछ हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है एंशियंट रूट्स। एंशियंट रूट्स को हम कहेंगे बर्थ, ठीक। उसके बाद है बर्थ ऑफ डिसिप्लिन 1890 एंड 1910, ठीक। एंशियंट रूट्स के वहाँ से कैसे ये एक आइडिया शुरू हुआ था, ठीक। बर्थ है द बर्थ ऑफ डिसिप्लिन 1890 1910, कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की बर्थ हुई थी वर्ल्ड वार 1 थ्रू वर्ल्ड वार 2। ये थी एडोलसेंस पीरियड क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और वर्ल्ड वार 2 के बाद और मज़ीद वर्ल्ड वार 2 के बाद किस तरह साइकोलॉजी एक आइडेंटिटी के तौर पे डेवलप हुई, ये हमारे पास है अडल्टहुड और माइलस्टोन्स एंड ग्रोइंग पेन्स, और वो सब कुछ हमारे पास प्रेजेंट है कि किस तरह अभी भी साइकोलॉजी मज़ीद आगे बढ़ रही है। अब एंशिएंट रूट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। यहाँ पे है क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, और क्लिनिकल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ठीक। अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं, उसके पहले हमें समझना है कि वो है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट जो सा था वो था लाइटनर विटमर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो अमेरिकन था, और इसने ही फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ की थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की टर्म जो सी थी इसने यूज़ की थी। और अगर हम गूगल सर्च करें तो हमें इसको एज अ फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के तौर पे भी हमें जानने को मिलेगा, कि अगर हम गूगल में लिखें फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी तो नाम आएगा लाइटनर विटमर। अच्छा, अब इसने फर्स्ट यही था पहला बंदा जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी की टर्म यूज़ की। यही था पहला बंदा जिसने पहला साइकोलॉजिकल क्लिनिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया था, और यही वो बंदा था जिसने फर्स्ट जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी भी का क्रेडिट भी इसी बंदे को दिया जाता है। और इसी तरह काफ़ी स्कॉलर्स जो उनसे थे जिन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया साइकोलॉजी को एज अ फील्ड, और इस फील्ड की तरफ आए, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की यहाँ पे हुई बर्थ स्टार्ट, ठीक है, 1896। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी को कैसा मतलब कि डेफिनेशन क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो उनकी एक डिसिप्लिन है जो कि स्टडिंग ऑन ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स में के इर्द गिर्द घूमती है। स्टडिंग के समझना, पढ़ना, सीखना, मेंटल डिसऑर्डर्स है क्या, कैसे हैं ये वो, ठीक है। साइकोपैथोलॉजीज़ की जो किताबें हम पढ़ते हैं अपने कोर्स के दौरान, DSM जो हम पढ़ते हैं अपने कोर्स के दौरान, वो सारे क्या है, स्टडिंग ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। साइकोथेरेपी की किताबें, साइकोमेट्रिक्स की किताबें, ये सब जो हम पढ़ते हैं वो है स्टडिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। और इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट अवेयरनेस ऑफ मेंटल इलनेस के अक्सर लोग और अवेयर करना कि मेंटल इलनेसेस होते हैं और ये क्या होते हैं, इन चीज़ की अवेयरनेस जनरेट करना भी आ जाता है। एज डिस्टिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेसेस, कि फिजिकल इलनेस एक चीज़ है, मेंटल इलनेस एक चीज़ है। तो मेंटल इलनेस को डिस्टिंग करना, डेफर करके बताना कि मेंटल डिसऑर्डर को डेफर करना फिजिकल इलनेस से भी एक काम है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है। और इसी तरह 2100 BC टू द एंशिएंट बेबीलोनियंस। उसके बाद फिर हमारे पास हम थोड़ा बहुत अब पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, एंशिएंट टाइम्स की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि साउथ में, सेंट्रल अमेरिका में और एंशिएंट हैब्रू, ये सारे रिकग्नाइज्ड एंड अटेम्प्टेड टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स के इन तमाम कल्चर्स में बहुत से एंशिएंट कल्चर्स हैं साउथ के, सेंट्रल अमेरिका के और हैब्रू के, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने को और उनको ट्रीट करने के लिए
की कोशिश की गई। और वहाँ पे टिपिकली मेंटल इलनेसेस को एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाता था और उनका ट्रीटमेंट भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही किया जा सकता था, लाइक प्रेयर्स, दुआएं शवाएँ, और उनको उनके लिए प्रे करना, उनको प्रेयर्स बतानी, वजीफ़े वगैरह बताने, फिर तवीज़ वगैरह, वेयरिंग ऑफ एमुलेंट्स, ठीक है, तवीज़ वगैरह करने। उसके अलावा रिलीजियस रिचुअल्स के कुछ दीनी रस्म व रवात कुछ ऐसे उन लोगों ने अपने बनाए हुए थे, उन पे अमल करवाना। तो सबसे तो यहाँ पे दीन के लिहाज से ही दिमागी अमराज को दीनी लिहाज से देखा जाता था और उनका इलाज भी दीनी लिहाज से ही किया जा सकता था। उसके बाद फिर वेस्टर्न कल्चर डेवलप हुआ, तो वेस्टर्न कल्चर कुछ मेडिसिन्स की ट्रेसेस भी यूज़ करता था, जो कि मेडिसिन्स के ट्रेसेस और ग्रीक फिलासफीज़ को भी इस्तेमाल करना शुरू हुआ था, ताकि वो डिसऑर्डर्स को समझ सके, उनको देख सके। और इसी तरह हमें फिर मिलता है हिपोक्रेटिस, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। उनने हमें एक साइकोपैथोलॉजी दी थी, बाइल इम्बैलेंसमेंट। वो कहता था कि जब एक या एक से ज़्यादा बाइल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है तो वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो इसी तरह फिर उसने 4 बाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेजम। ठीक, उसने कहा था जब ब्लैक बाइल एक्सेस हो जाता है तो मेलनकोलिया, और इसी तरह अगर वो एक्सेसिव हो मेलनकोलिया, और अगर उसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मैनिया शायद। तो इसी तरह एन एक्सेस ऑफ येलो बाइल इज़ इरिटेबिलिटी एंड एंशियसनेस। ठीक, उसके बाद ब्लड इज़ एसोसिएटेड विद चेंजेबल टेम्परेचर, कि ब्लड के वजह से बॉडी टेम्परेचर्स चेंज हो सकते हैं, और अगर ब्लड की वजह से बॉडी टेम्परेचर्स चेंज हो सकते हैं, इट मीन कि इंसानी तबीयत भी बदल सकती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी हम देख सकते हैं। और इसी तरह फ्लेजम को इसने कहा था विद डल एंड स्लगिश बॉडी। उसके बाद फिर हम हिपोक्रेटिस को देखते हैं, तो हिपोक्रेटिस हमें बहुत से मेंटल कंडीशंस को भी की टाइप्स भी बताता है और उनको एक्सप्लेन भी करता है, जो कि हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है फर्नेटिस जो उनसे वो हमारे पास है, जो कि और इसने मैनिया को भी डिस्क्राइब किया। फर्नेटिस को इसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये हाई फीवर, जब तेज़ बुखार में इंसान जो है वो नॉनसेंस बहुत ज़्यादा बोलता है और फजूल बोलता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में, तो तेज़ बुखार में फजूल बोलने को इसने फ्रेनेटिस कहा था। मैनिया में इसने कहा था एगिटेटिव एब्सेंस ऑफ फीवर, कि इंसान काफ़ी चिड़चिड़ा और काफ़ी तेज़ हुआ होता है, तो और वहाँ पे उसको फीवर भी नहीं होता, हाई टेम्परेचर नहीं होता। ठीक, इसी तरह इसने हिस्टेरिया का भी डिस्क्राइब किया था। हिस्टेरिया जो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बॉडी कंप्लेंट्स के साथ फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वैग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बॉडी कंप्लेंट्स होती हैं उनकी, तो उनको हम हिस्टेरिया कहते हैं। और इसी तरह पैरानोया को इसने डिस्क्राइब किया था, थिंकिंग वॉज बिजेड इन द एब्सेंस ऑफ फीवर, कि जब पैरानोया में इसने कहा कि जब एक बिजेड थिंकिंग हो लेकिन बुखार ना हो,